ओके, अब आप देखो, हम जब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल, तो आप देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर एक होता है जिसको हम बोलते हैं, मतलब देर आर टोटल 6 क्लॉजेस, और उन 6 क्लॉजेस में से एक क्लॉज होता है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल क्लॉज. सो इट कंटेन्स कैपिटल क्लॉज. द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इट हैज 6 क्लॉजेस, और उस 6 क्लॉजेस में से एक क्लॉज होता है कैपिटल क्लॉज. कैपिटल क्लॉज क्या बताता है? द कैपिटल क्लॉज मेंशंस व्हाट इज द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. राइट? ये ऑथराइज शेयर कैपिटल कुछ इस तरह से रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलता हूँ ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज लेट्स से 10 लाख रुपीस. सो इन दिस केस ये ऑथराइज शेयर कैपिटल को आपको डिवाइड करना होगा. सो ये इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, द ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू so many number of shares of rupees this. इस तरह से ये डिवाइडेड रहता है. सो इट कैन बी, लेट्स से it can be 10 lakh shares of rupees 1 each. Okay, or it can be, let's say, 1 lakh shares of rupees 10 each, or it could be, let's say, 5 lakh shares of rupees 2 each, or it could be, let's say, 10,000 shares of rupees 100 each. राइट? इनमें से जो कॉम्बिनेशन आपको सही लगे वो आप सिलेक्ट कर लो. राइट? अब आप जिस भी वैल्यू को सिलेक्ट करते हो, लेट्स से आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, इन दैट केस ये जो 10 रुपया आपका होगा ये क्या बन जाएगा? आपके शेयर का फेस वैल्यू. कल को आपने ये वाला सिलेक्ट किया तो द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर विल बी व्हाट? इट विल बी 2 रुपीज. आपने ये सिलेक्ट किया, द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर विल बी 100 रुपीज. आपने ये सिलेक्ट किया, द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर वुड बी 1 रुपी. तो आप अपने ऑथराइज शेयर कैपिटल को जिस वैल्यू पे डिवाइड करते हो वही आपका क्या बन जाता है? फेस वैल्यू. ये क्या बन गया? व्हाट इज फेस वैल्यू? वैल्यू एट विच द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू. अब बताओ, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? आप ध्यान रखना, आपसे फ्यूचर में कोई भी पूछे व्हाट इज फेस वैल्यू, तो आप ये सब आंसर मत करना, उसका रियल वैल्यू, इशू प्राइस, ये वो. सबसे गलत आंसर ये करते हैं लोग. आप क्या बोलोगे? सिंपली द वैल्यू एट विच द ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज फेस वैल्यू. ओके, अब आप देखो ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या बताता है? ऑथराइज शेयर कैपिटल बताता है दिस इज द maximum number of shares which the company can issue. It is the maximum number of shares which the company can issue. उसको हम क्या बोलते हैं? ऑथराइज शेयर कैपिटल. इसमें से कंपनी कुछ शेयर्स को इशू करता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? इशूड शेयर कैपिटल. व्हाट इज इशूड शेयर कैपिटल? इट इज द नंबर ऑफ शेयर्स दैट कंपनी हैज इशूड. कंपनी शेयर्स को इशू करेगा, फिर कोई ना कोई उस शेयर को सब्सक्राइब करता है. सो नेक्स्ट वी हैव is the subscribed share capital. और subscribed share capital क्या बताता है? number of shares that are subscribed out of the issued share capital. ओके, फिर इस subscribed में से क्या निकल के आता है? called up. so public ने जितने shares के लिए subscribe किया है या applicant से जितने share के लिए subscribe किया है उस पर आप क्या मंगवाओगे? call मंगवाओगे. so right, so it is the amount called by the company आउट ऑफ द सब्सक्राइब शेयर कैपिटल. और इस कॉल्ड अप में से फिर क्या निकल के आता है? पेड अप. एंड व्हाट यू मीन बाय पेड अप शेयर कैपिटल? इट इज द अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर विच इज कॉल्ड बाय द कंपनी. आप बताओ, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर?
फिर आप देखिए आपका जो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है दैट वुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू योर issued share capital, issued greater than or equal to your subscribed, this called up and this paid up. Okay, now आपका issued share capital से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन आ जाए तो हम क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन. yes or no? Can the subscribed capital be more than issued? Answer is no. तभी वहां पर क्या निकल के आता है? ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन. यस. देन कंपनी ने सपोज करो कॉल किया 6 रुपीज, शेयर होल्डर ने 10 रुपया पे कर दिया, तो आप मुझे बताओ कॉल्ड अप कितना, पेड अप कितना? कंपनी ने 6 रुपीज कॉल किया, शेयर होल्डर ने 10 रुपया पे कर दिया. व्हाट इज कॉल्ड अप, व्हाट इज पेड अप? व्हाट इज कॉल्ड अप वैल्यू, व्हाट इज पेड अप वैल्यू? इनकरेक्ट नेमिन. आप ध्यान रखो, ये सिंबल को आप चेक करो. पेड अप कैन बी लेस देन 6 और it will be equal to 6 but it can never be more than 6. ऐसे सिनेरियो को आप चेक करो. ऐसे सिनेरियो में the called up value is 6, the paid up value will also be 6 and जो बैलेंस 4 रुपीज यहां पर एक्स्ट्रा है उसको हम बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस. और ये आंसर यश ने किया था. करेक्ट, करेक्ट. आप बताओ, इज दिस क्लियर? इस कॉल्स इन एडवांस के ऊपर कंपनी कैन पे इंटरेस्ट, राइट? सो दिस कंपनी कैन पे इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम का आप इंटरेस्ट पे कर सकते हो. और ये भी किस में मेंशन होना चाहिए? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, ओनली देन. और ये मैक्सिमम 12%, जरूरी नहीं 12 पे करो. सेम वे अगर मैं ऐसे बोलूं, कंपनी ने कॉल किया 6 रुपीज, शेयर होल्डर हैज पेड 5 रुपीज. इन दिस केस द कॉल्ड अप वैल्यू इज 6, द पेड अप वैल्यू इज 5 एंड द बैलेंस 1 रुपी यू आर गोइंग टू से इट इज इन अरियर. बिल्कुल करेक्ट. 1 रुपी इज इन अरियर and on this arrear company can charge interest at the rate 10% and that is again maximum. बिल्कुल करेक्ट यश. आप बताओ, इज दिस क्लियर? तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज कॉल्स इन एडवांस तो आप क्या बोलोगे? इट इज, डज दिस मेक सेंस? अमाउंट पेड बाय शेयर होल्डर ओवर एंड अबव द अमाउंट विच इज कॉल्ड बाय द कंपनी. ये बन गया कॉल्स इन एडवांस. सिमिलरली यू विल हैव कॉल्स इन अरियर. इसका आंसर कोई अटेम्प्ट कर सकता है? बिल्कुल करेक्ट. अमाउंट अनपेड बाय द शेयर होल्डर विच इज कॉल्ड बाय द कंपनी. अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर लेस देन इट इज कॉल्ड अप बाय द कंपनी. बिल्कुल करेक्ट रौनक एंड यश. या फिर मेरा आंसर भी आप देख लो, ये भी ठीक ठाक है. द अमाउंट विच इज कॉल्ड बाय कंपनी बट नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर आइदर इन पार्ट और इन फुल. राइट? सो इस तरह से करके आपका आंसर. तो तीनों में से जो आंसर आपको अच्छा लगे श्रद्धा अनुसार चिपका दो एग्जाम के अंदर अगर आपसे पूछा जाए तो. कॉल्स इन अरियर के ऊपर कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करेगा और वो भी कितना होगा? मैक्सिमम 10%. यहाँ पर आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, मतलब आपको इंटरेस्ट पे किया जाएगा मैक्सिमम 12%. कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए एक लायबिलिटी है और कॉल्स इन अरियर कंपनी के लिए एक तरीके का एसेट है बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी रिसीवेबल इन फ्यूचर. तो दिस इज रिसीवेबल इन फ्यूचर, तो ये एक एसेट हो गया और ये आपके लिए लायबिलिटी हो जाता है. और ये कब तक लायबिलिटी रहता है? अंटिल कॉल्ड बाय द कंपनी. तो आप ऐसे देखो, कंपनी इस तरह से कॉल्स मंगवा रही है 4 रुपीज प्लस 2 रुपीज. एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल. तो सपोज करो ये मंगवाया जा रहा है जुलाई में, ये मंगवाया जा रहा है नवंबर में और ये मंगवाया जा रहा है जनवरी में. और आप देखो जुलाई में शेयर होल्डर ने 10 रुपया पे कर दिया. तो आप चेक करो जुलाई महीने में आप क्या बोलोगे? द पेड अप वैल्यू इज 4 एंड द एडवांस वैल्यू इज 6. फिर आ जाएगा नवंबर में आप ये 4 को एडजस्ट करोगे और आप बोलोगे नाउ द पेड अप वैल्यू इज 8 एंड द बैलेंस इज 2.
और फिर आ जाएगा आपके पास जनवरी, जिसमें आप बोलोगे पूरा का पूरा 10 रुपया पेड अप एंड द एडवांस इज 0। आप बताओ, इज दिस क्लियर? सो दैट्स हाउ इट गोज। इज दिस क्लियर? ओके। फिर आप देखिए कंपनी का जो शेयर कैपिटल होता है। अच्छा, एक पॉइंट और हम यहां पर मिस कर गए। यहां पर आप चेक करो, ये जो शेयर्स को आप इशू करते हो, दिस इज इशूड एट पार और इट इज इशूड एट प्रीमियम। पार से मतलब है इट इज इशूड इक्वल टू द फेस वैल्यू, और प्रीमियम में इसका मतलब इट इज इशूड एट अ प्राइस ग्रेटर देन इट्स फेस वैल्यू, राइट। तो जब आप शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करते हो तो इसमें दो पार्ट होता है। एक होता है आपका अमाउंट इक्वल टू फेस वैल्यू, या फिर मैं बोलूँ पोर्शन ऑफ फेस वैल्यू, और एक आपका होता है पार्ट विच इज बियॉन्ड द फेस वैल्यू। तो पार्ट विच इज फेस वैल्यू ये आपका ट्रांसफर हो जाएगा इन द शेयर कैपिटल, और द पार्ट विच इज बियॉन्ड द फेस वैल्यू ये ट्रांसफर हो जाएगा टू द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल दूं तो आपका एक शेयर है जिसका फेस वैल्यू है 10 रुपया एंड दिस इज इशूड एट 13 रुपीज़। तो आप ये देखो, आपका जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वहाँ पर ट्रांसफ़र होगा 10 रुपीज़ और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में ट्रांसफ़र हो जाएगा 3 रुपीज़। दिस इज हाउ इट विल गो। बिल्कुल करेक्ट, राइट। तो आप आगे देखिए, फिर आपके पास है शेयर कैपिटल। तो दो तरीके का शेयर कैपिटल होता है, एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल और एक होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जिंदगी में अगर कहीं पर कुछ सरलता है तो वो इक्विटी शेयर कैपिटल के डेफिनेशन में है, पब्लिक कंपनी के डेफिनेशन में। सिंपल, व्हाट इज अ इक्विटी शेयर कैपिटल? अ शेयर कैपिटल विच इज नॉट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल is what it is equity share capital. What is a preference share capital? Preference share capital is the one which has two preferential right over equity. एक तो क्या, right to receive the dividend and right to receive the repayment of capital अगर कंपनी वाउंड अप हो रहा है तो। सो ये दो प्रेफरेंशियल राइट होता है किसके पास? एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के पास, राइट। क्या एक कंपनी में इक्विटी प्रेफरेंस दोनों होना जरूरी है या सिर्फ इक्विटी सिर्फ प्रेफरेंस से काम चल जाएगा? तो आपका क्वेश्चन मैं यहां पर देता हूं, आप बताइए व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अ कंपनी मस्ट हैव इक्विटी प्रेफरेंस, आइदर इक्विटी आइदर प्रेफरेंस, कोई भी चलेगा, या फिर दोनों होना जरूरी है। सो यहाँ पे आंसर आ रहे हैं सी एंड डी, ज्यादातर आंसर्स जो आ रहे हैं, और यहाँ पर करेक्ट आंसर है इक्विटी। अ कंपनी मस्ट हैव इक्विटी। प्रेफरेंस नहीं होगा तो भी चलेगा, पर इक्विटी होना जरूरी है। और प्रेफरेंस अगर सिर्फ होता है तो आप मुझे बताओ, अ कंपनी कैन नॉट हैव जस्ट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, व्हाई? कैन एनीवन आंसर दिस? अच्छा, मैंने स्टार्ट में भी बोला था। ओके, ध्यान रखना, कंपनी के पास सिर्फ प्रेफरेंस कैपिटल नहीं हो सकता, बिकॉज प्रेफरेंस का नाम देखो, प्रेफरेंस मींस प्रेफरेंस ओवर इक्विटी। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो प्रेफरेंस जो है वो बेचारा सेकंड लास्ट है। तो आप सेकंड लास्ट तभी हो सकते हो अगर कोई लास्ट रहेगा तो। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। सो इफ देयर विल बी इक्विटी ओनली देन देयर विल बी अ प्रेफरेंस। सो वी कैन नॉट हैव जस्ट प्रेफरेंस, we will require both equity as well as preference, or just equity would also suffice. Okay, फिर आप देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल जो है ये दो तरीके से आ सकता है, इक्विटी शेयर कैपिटल विद वोटिंग राइट्स और इक्विटी शेयर कैपिटल विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। अब डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स कुड बी विद रिस्पेक्ट टू द डिविडेंड और इट कुड बी विद रिस्पेक्ट टू द वोटिंग। अभी इसका मतलब क्या, आप ये समझो, नॉर्मली वन इक्विटी शेयर is equal to one vote is equal to one portion of dividend। तो अगर मैंने बांटा डिविडेंड 5 रुपए का, तो एक शेयर अगर आपके पास है तो आपको 5 रुपया मिलेगा, 10 शेयर है तो 50 रुपया मिलेगा। सो वन डिविडेंड पोर्शन।
ये होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर। बट अगर हम ऐसे बोले इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, तो तकलीफ है। तकलीफ उसमें क्या हो जाता है, उसमें हो सकता है वन इक्विटी शेयर इट कैन बी ग्रेटर देन, मतलब इसमें एक इक्विटी शेयर को आप क्या दे दोगे, मे बी यू कैन गिव 5 वोट्स और यू कैन गिव 5 पोर्शन ऑफ डिविडेंड। तो सपोज करो साक्षी के पास डीवीआर वाला शेयर है, मेरे पास नॉर्मल इक्विटी शेयर है, और मैं बोलता हूं किसी भी रेजोल्यूशन के लिए यस, तो क्या माना जाएगा, एक इंसान ने यस बोला है। लेकिन अगर साक्षी यस बोले तो वो क्या बन जाएगा, यस इंटू 5, तो ऐसा माना जाएगा 5 लोगों ने यस बोला है। ओके, सेम वे डिविडेंड का बारी आएगा, तो कंपनी ने एक शेयर के ऊपर लेट्स से 6 रुपीज का डिविडेंड बांटा, तो मुझे कितना मिलेगा, मुझे तो 6 रुपया मिलेगा, बट साक्षी को कितना मिलेगा, 6 इंटू 5, तो 5 टाइम्स, तो यहाँ पर साक्षी विल गेट 30 रुपीज। तो ये हो जाता है इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। इट कुड बी विद रिस्पेक्ट टू द डिविडेंड, और इट कुड बी विद रिस्पेक्ट टू द वोटिंग राइट्स, और इट कुड बी विद रिस्पेक्ट टू अदरवाइज जो भी आपको यहाँ पर अलाउ करते हैं। तो इस तरह से आपका आता है, इसको हम बोलते हैं डीवीआर, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। आप बताओ, इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर डीवीआर। और आप देखो डीवीआर इशू भी किया है टाटा मोटर्स ने 2008 के अंदर, राइट। इसके अलावा और भी कंपनीज ने यहाँ पर इशू किया। और जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो आप देखो, सो ये देखो, इक्विटी शेयर विद रेफरेंस टू अ कंपनी, एनी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मींस ऑल द शेयर कैपिटल विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दैट्स द इक्विटी। और प्रेफरेंस के लिए अगर आप देखोगे तो इट मीन्स दैट पार्ट ऑफ द issued share capital of the company which carries or would carry the preferential right with respect to the payment of dividend and repayment in case of winding up. आप बताओ, दिस इज क्लियर। और ध्यान रखना, किसी शेयर कैपिटल को आपने दोनों में से कोई भी एक राइट अगर दे दिया, एनी वन, तो फिर वो बाय डिफॉल्ट क्या माना जाएगा, अ प्रेफरेंस शेयर। भले ही आप उसको प्रेफरेंस शेयर का नाम मत दो, लेकिन इन दोनों में से कोई भी एक राइट अगर मिल गया तो वो क्या बन जाएगा, आपका प्रेफरेंस शेयर। आप बताइए, इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर। फिर आता है आपके पास क्या, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम बोलते हैं एमओए। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इट इज अ चार्टर डॉक्यूमेंट, इट इज द मेन डॉक्यूमेंट विच ऑल्सो डिफाइंस व्हाट, the constitution and the scope of the powers of the company, right। तो ये आपके पास आ जाता है memorandum of association, right। now when you talk about the memorandum of association, every company will require the memorandum of association, and the question of what is usually answered by the memorandum of association। memorandum of association what को आंसर करता है, what is the name of the company, what's the registered office of the company, what's the object of the company, what's the capital of the company। so ये सब कौन आंसर करेगा आपका, what's the liability of the company, ये डिसाइड करता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। फिर आप चेक करो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है उसके आपके पास टेबल्स दिए हुए, टेबल ए बी सी डी ई, अलग अलग टेबल्स यहाँ पर दिए हुए इन दी शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जो बेसिकली क्या बताते हैं, ये टेबल्स को आप लिटरल में ऐसे समझ लो, दीज आर द फॉर्मेट ऑफ एमओए, दीज आर द फॉर्मेट्स ऑफ एमओए, जिसमें क्या आ जाता है, अ कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स, तो उनका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बी आ जाएगा विच इज लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। सी आ जाएगा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल। डी आ जाएगा फॉर एन अनलिमिटेड कंपनी, ई हो जाएगा अनलिमिटेड कंपनी एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल। तो ये आपके पास फॉर्मेट्स है, याद रखते हो तो रखो, नहीं तो कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका नहीं है। तो अगर आप देखो ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, इसके यहाँ पर देखो कुछ कुछ प्रोविजंस है, कॉमन प्रोविजंस जो आपको ध्यान रखने हैं। ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ये बेसिकली बताता है व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी,
और व्हाट इज द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म्ड, राइट। तो आप ध्यान रखना यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट लिखा है आप उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, राइट। सो आप यहाँ पे देखो, कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड विच इट्स एक्शन, कंपनी कैन नॉट गो दैट। सो लेट्स से आपने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट किया, किसके लिए, तो आपने बोला वी आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर शुगर, ठीक है। आपने बोला वी आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर शुगर, आपने ये कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया और आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये डाला था, द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी इज टू मैन्युफैक्चर शुगर। आप मुझे बताओ क्या आप यहाँ पे हनी मैन्युफैक्चर कर सकते हो? कैन यू मैन्युफैक्चर हनी इन दिस फैक्ट्री और कैन दिस कंपनी मैन्युफैक्चर हनी? आंसर इज नो, राइट। सो इट विल नॉट बी अलाउड। वाई? बिकॉज कंपनी का ऑब्जेक्टिव ही क्या था, टू मैन्युफैक्चर शुगर। सो इट इनेबल्स, तो बेसिकली आप उसके बाहर नहीं जा सकते। इसके अलावा इट ऑल्सो इनेबल्स द शेयर होल्डर्स एंड ऑल्सो द क्रेडिटर्स, और भी कोई इंसान जो कंपनी के साथ डील करना चाहता है ये बता देता है कि देखो व्हाट आर द पावर्स ऑफ द कंपनी एंड व्हाट एक्टिविटीज इट कैन इंगेज इन। देन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है इट इज व्हाट, इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। हो सकता है इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन मिल सके, थोड़ा सा अगर वो पेपर का लेवल बढ़ाए तो दे कैन गिव यू अ क्वेश्चन ऑन दिस, दैट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। और इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका इम्पैक्ट ये होता है कि एवरी पर्सन हु इज एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी इज प्रिज्यूम टू हैव द नॉलेज ऑफ द कंडीशंस विच आर देयर इन, या फिर उसको कंपनी के बारे में पूरा पता है कि कंपनी क्या क्या एंटर कर सकता है और क्या बिजनेसेस में एंटर नहीं कर सकता। अब आप देखो जैसे यहाँ पर क्या बोला हुआ है, अ कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। व्हाट इफ द कंपनी एक्चुअली गोज, व्हाट इफ ये जो शुगर बनाने वाली कंपनी है ये अचानक से हनी बनाने लग जाए, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? अब आप सिंपल चेक करो, साक्षी ने कंपनी को एडवांस पे कर दिया और उनको क्या बोला, मुझे 100 लीटर हनी चाहिए, राइट। अब बाद में कंपनी बोलती है हम हनी सप्लाई नहीं करेंगे। आप मुझे बताओ क्या साक्षी कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है? आंसर इज नो, क्योंकि साक्षी का जो अग्रीमेंट था वो अग्रीमेंट ही क्या बन गया, वॉइड एब इनिशियो, बिकॉज इट वॉज बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी। एंड क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो लॉ क्या प्रिज्यूम करेगा कि आपने मेमोरेंडम को पढ़ के ही कंपनी, कैवियर टेम्पटर जैसा हो गया ना, let the buyer be aware, so let the person be aware, because the company, the memorandum is what, it is a public document। आपको आया पॉइंट समझ में? सो शी विल नॉट बी एबल टू रिकवर दिस अमाउंट। हाँ, वो डायरेक्टर्स के अगेंस्ट पर्सनली केस फाइल कर सकती है बट कंपनी के अगेंस्ट नहीं कर सकती। वाई? बिकॉज मेमोरेंडम के बियॉन्ड है वो। तो दिस इज व्हाट इज बीइंग गिवन हियर, ओके। सो ये आ जाता है आपके पास। तो आप यहाँ पे देखो, अ कंपनी कैन नॉट डिपार्ट, ये देखो ये प्रोविजन दिया हुआ है, अ कंपनी कैन नॉट डिपार्ट from the provisions which are contained in the memorandum, however imperative may be necessary for the departure, but आप ध्यान रखो, it cannot enter into a contract or engage in any trade or business which is beyond the power confessed on it by the memorandum, and if it does so it would be ultra vires of the company and it would be void। ultra vires का क्या मतलब होता है? it means beyond the power, ultra vires means it's beyond the power of the company। आप बताओ, इज दिस क्लियर? क्या ये क्लियर हुआ? यस, बिल्कुल यश। चेंजेस कैन बी मेड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसको हम बोलते हैं ऑल्टरेशंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हमारे सिलेबस में है एंड वी विल सी हाउ डू वी रजिस्टर और हाउ डू वी मेक चेंजेस इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अ क्लासिक एग्जाम्पल, जैसे आपने पूछा था हम रजिस्टर्ड ऑफिस को जब शिफ्ट करते हैं मुंबई से दिल्ली में, तो दैट इज व्हाट, दैट इज ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ओनली, बिकॉज आप सिचुएशन क्लॉज को ऑल्टर कर रहे हो यहाँ पे, ओके।